नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। वर्धन वंश का प्रारंभ किस व्यक्ति से हुआ? पुष्य व्यक्ति थे। किस स्थान का रहने वाला था ये, या किस स्थान पर इस वंश का उदय हुआ? दिल्ली के निकट थानेश्वर स्थान पर। किस भगवान की पूजा किया करता था? शिव की। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर, वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। अब राज्यवर्धन जो थे राजा, उनकी मृत्यु किसके द्वारा की गई, यानी कि किसने उन्हें मार दिया? शशांक ने। शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल का गौड़ वंशी राजा था। समय क्या था? 606 ईस्वी। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसका समय था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। बहुत ही प्रतापी राजा हुए हर्षवर्धन, जिन्होंने 40 साल तक राज किया, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्हीं के साथ इनके वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ कहाँ के राजा थे? बंगाल के। गौड़ के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था। उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी, यानी भाई को शशांक ने मार दिया था और प्राण बचाने के लिए बहन कहीं चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। अब बहन को तो हर्षवर्धन ने ढूंढ लिया, लेकिन शशांक से बदला भी लेना था, इसलिए उन्होंने कामरूप के जो राजा थे भास्कर वर्मा, उनसे संधि की और उसके विरुद्ध एक सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया। वह कौन सा चालुक्य राजा था जिसने हर्ष को युद्ध में पराजित किया या आगे बढ़ने से रोक दिया? तो वह थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। यह हर्ष के साम्राज्य का विस्तार बताया है, जो अभी हम मानचित्र में देखेंगे। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी और कैपिटल क्या थी? कन्नौज। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, शिव और सूर्य का भक्त था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म के और अधिक हो गया। बाद में उसका झुकाव कहाँ हो गया? बौद्ध धर्म की ओर। वह प्रति 5वें वर्ष, यानी हर 5 साल बाद में, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान किया करता था। हर 5 साल बाद एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें वह दान दिया करता था। ऐसे ही 6ठे महोत्सव में चीनी यात्री हुएनसांग इस प्रकार के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ। यानी जो महोत्सव प्रयाग में मनाया जाता था, उसमें कौन सा चीनी यात्री शामिल हुआ? हुएनसांग। अब देखिए आपके सामने मानचित्र में हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार। पूर्व में यहां से लगा के पश्चिम में यहां तक, और उत्तर में यहां से लगा के दक्षिण में यहां तक। चालुक्य राजा जिन्होंने हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका, वे यहाँ के शासक थे। तो इस तरह एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे। आगे देखिए, ये है हर्षवर्धन की तस्वीर। महाराज सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम पढ़ते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश, इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में भोपाल से माना जाता है। पाल वंश की उत्पत्ति कब हुई? 750 ईस्वी में। किस व्यक्ति द्वारा? भोपाल द्वारा। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। सबसे महान राजा कौन था? धर्मपाल।
उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। ये त्रिकोणात्मक यानी 3 राजाओं के बीच, 3 साम्राज्यों के बीच जो युद्ध होता रहता था उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते थे, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल थे। परंतु उसने ऐसे संघर्ष में भी अपने राज्य को क्या है, सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। पाटलिपुत्र से राजधानी बंगाल ले जाने वाला शासक कौन था? देवपाल। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बाल पुत्र देव का दूत आया था। यानी सुमात्रा का दूत किसके समय में भारत आया? देवपाल के समय। देवपाल का समय क्या था? 810 ईस्वी से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता एवं गुजर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी। यानी इनके बाद इनके राज्य की शक्ति क्या है, कम होने लग गई। 9वें राजा महिपाल प्रथम के राजकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। यानी 1023 ईस्वी तक जो चोल के राजा थे, चोल वंशी राजा थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र इनसे जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई और इस तरह धीरे धीरे जब 12वीं शताब्दी का मध्य का समय आया, इनकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों में बड़ी उन्नति थी। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। यानी नालंदा को और बौद्ध, नालंदा और विक्रमशिला क्या थे? बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक अतिशा 10वें पाल राजा नयपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गए। तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षुक अतिशा थे। पालवंशी राजा कला और वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने दीमान और विट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। दीमान और विट्टपाल कौन थे? शिल्पी थे। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अब भी बचे हुए हैं। जलाशय जल का भंडारण करने वाले स्थान दीनापुर जिले में हमें पाल वंश के जलाशयों के अवशेष आज भी मिलते हैं। और इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।